शुरू करते हैं डेड एंड फाइव। कौन हो तुम हंटर्स? और वह अदृश्य शख्स कौन था, तुम्हारा बॉस? अरे कौन सा अदृश्य आदमी, हमें कुछ नहीं पता। हम तो मर्सिनरीज हैं, भाड़े के सैनिक। हमें बॉर्नी लाया था और बॉर्नी तो जेकब को ले गया। हमें बस हाथ पर एच के छापे लगा गया। पैसे भी पूरे नहीं दिए अब तक। ये सच बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ इनकी जात को। यानी अब एक ही दाव बचा है हमारे पास, वह अदृश्य आदमी। और यह पता नहीं कि उसका हंटर से संबंध है भी या नहीं, और है तो क्या है। अब ब्लैक कैट से संपर्क कैसे करें? लो, उसकी ही कॉल आ गई। हाँ, पर कहाँ पर हो ब्लैक कैट? शिकार के पीछे, वह NH-36 पर राजनगर के फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। यह कैसे पता है तुम्हें? क्योंकि उसने तेज भागने के लिए एक कार हथिया ली है, और बिना ड्राइवर वाली टैक्सी का पीछा करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। ठीक है, वैसे भी किंग जितनी जल्दी शहर से दूर जंगल में घुस जाए उतना अच्छा। लेकिन सुनो, अकेले किसी खतरे में नहीं कूदना, हमारा वेट करना। हमें अब जल्दी करना होगा, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। फार्मूला तो बाद में भी ढूंढ सकते हैं, अभी हमें ब्लैक कैट के साथ होना चाहिए। ब्लैक कैट सक्षम है, और क्या पता कि वह अदृश्य प्राणी हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए ही भेजा गया हो। और यह भी संभव है कि वह हमारे लक्ष्य की तरफ जा रहा हो। हाँ संभव है, पर बिना उस फार्मूले को पाए हंटर्स के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोलना भी बेवकूफ़ी हो सकती है। कमांडो फोर्स उनके कब्जे में है, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं जानते। हमारे पास भी कोई गारंटी होनी चाहिए, और वह गारंटी वह फार्मूला है जो हंटर्स को चाहिए। पर उसके लिए भी हमें तैयारी पूरी रखनी होगी। नताशा, तुम और ट्विस्टी जेकब का पता लगाने की कोशिश करो, सैटेलाइट्स की मदद लो। श्वेता, तुम पापा से बात करो, हमें पुलिस बैकअप की ज़रूरत पड़ सकती है, और मैं वह फार्मूला ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अंकल जेकब की मेमोरी पिक्स में सिर्फ एक ही चीज़ मेरा ध्यान बार बार खींच रही है, माँ का कैमरा। माँ भला कैमरा क्यों रखती थी? अंकल जेकब की मेमोरी में उनकी फ़ोटो खींचने की याद तो कहीं नहीं है फिर। पर अगर ऐसा कैमरा है तो मैंने कभी देखा क्यों नहीं? क्या वो मेरे पास के सामान में था? क्योंकि मुझे यकीन है कि वक्र या हंटर्स को वो कंटेनर से मिला ही नहीं है। तो अगर वह कैमरा उनके पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, तो बस एक ही जगह और बचती है। ध्रुव ने शायद गलत रास्ता चुना था, क्योंकि इस लंबे रास्ते से वह शायद समय रहते अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि उसके दुश्मनों से लड़ रहे इक्का दुक्का लोग जाल में फंसते जा रहे थे। तो उससे एक बार टकराकर मुझे तेरी क्षमताओं का एहसास हो चुका है। देखने से अंदाज़ा लगाना उल्टा भी हो सकता है। कई लोग ढोकले को पहली बार देखने पर मीठा समझते हैं, और कुछ तो खीर को भी रायता समझ बैठते हैं। आह, यह सूट मुझे इसके वारों की सुरक्षा तो दे रहा है, पर मेरी फुर्ती को भी कम कर रहा है। ओ नहीं, यह इसकी आंखों पर लेजर भी फिट कर रखे हैं इसने। लेजर परावर्तित तो हो रहे हैं, पर सूट को गर्म भी कर रहे हैं। मेरी शक्ति चूस रही है। मैं ज़्यादा देर तक सूट में नहीं रह पाऊंगा, और जो शख्स विस्फोट सह सकता है उस पर मेरे वारों का क्या असर होगा? हकीम जी, मैं कर रहा हूँ। यह मिश्रण शुष्क बर्फ़ की धुंध है। तेरे सूट के कारण तुझ पर देर से असर होगा, पर तेरे प्रतिद्वंदी पर यह बहुत तेज़ी से असर करेगा। पूरा शरीर कुछ ही पलों में जमा देगा। आह, यह क्या? वह ज़्यादा नहीं बोल पाया। अगले ही पल वक्र के वारों ने उस पर बारिशों की तरह गिरने लगे, और फिर खेल खत्म हो गया। बस तेरा दंड पाने का समय आ गया है। उसी पल मूवर की आंख फिर चमकी। उसने फिर लेजर आइस का सहारा लिया था। यह क्या? शीशे के जारों में बंद ज्वलनशील तरल भड़क उठे। ओह, सूट फिर गर्म हो रहा है, भट्टी बन रहा है। मैं घबराओ नहीं, या अग्निशमन संयंत्र लगा है, आग जल्दी ही बुझ जाएगी। पर उससे पहले तेरी ज़िंदगी का दिया बुझा दूंगा मैं। यह तो समस्या हो गई। ध्रुव के आने से पहले वक्र को नहीं मरना है। कुछ करना होगा, मुझे बाजी पलटनी होगी। कुछ करना होगा इस मूवर का। न जाने यह कौन था, यह रहस्यमय शख्स, और न जाने कैसे देख पा रहा था मूवर की एक एक हरकत को। क्या संबंध था इसका मूवर या ध्रुव से? और यह भी नहीं पता कि वह मूवर तक अपनी बात पहुंचाता तो पहुंचाता कैसे, क्योंकि मूवर ने तो वक्र का परलोक का टिकट लगभग काट ही दिया था। न जाने यह आँख के कारण उड़ी रसायनों की वाष्प भाप में घुल गई थी, और मूवर का दम घुट रहा था, या मूवर तक कोई संदेश पहुंचा था। पर नतीजा यह था कि मूवर एकाएक शिथिल हो रहा था, और गर्मी कम होते ही वक्र की शक्ति भी वापस आ रही थी। मूवर कुछ ही पलों बाद जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, और उसका शरीर शिकंजों में जकड़ा जा चुका था। इन शिकंजों में अंदर लगी दवाई की परत रोम छिद्रों से इसके शरीर में जाकर इसे बलहीन बनाती रहेगी। यह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, इन बंधनों को कभी तोड़ नहीं पाएगा। अब इसका मास्क हटाकर देखो कि यह आखिर है कौन, और कौन है यह ध्रुव का कौन सा मददगार है। मास्क वैक्यूम लॉक द्वारा इसके चेहरे से चिपका हुआ है। लॉक खोलने का तरीका पता करें आप, वरना ऐसे तो यह खाल के साथ ही बाहर आएगा। फिर पहचानेंगे कैसे इसे? मूवर का अब सिर्फ राज सुरक्षित था, वह खुद नहीं। मूवर अगर ध्रुव का मददगार भी था, तो मददगारों की संख्या में एक की कमी हो गई थी। जुपिटर सर्कस की आंख से बचा सामान या तो मेरे पास था, या उस कंटेनर में, या फिर यहाँ म्यूजियम ऑफ लॉस्ट आर्ट्स में। नहीं, कोई कैमरा नहीं है यहाँ पर। यह आवाज़ कैसी? ओह, रिसेप्शनिस्ट मिस उर्वशी।
हेलो ध्रुव, आप ठीक हो गए? सुना था कि आपको बहुत चोट आई थी, आपके मरने तक की अफवाह उड़ गई थी। कुछ पलों के लिए तो वह अफवाह ही सच्ची थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आप किसी से बात कर रही हैं? हाँ, वह हमारे मेन इन्वेस्टर का फ़ोन था। पूछ रहे थे कि जुपिटर सर्कस के सामान में कोई कैमरा था या नहीं। मैंने कहा नहीं। इन्वेस्टर को फिर से फ़ोन मिलाइए। ध्रुव बोल रहा हूँ, तुम म्यूज़ियम में आ सकती हो नताशा। मैं जानता हूँ कि तुम आसपास ही हो और तुम इस प्रोजेक्ट की चीफ हो। यह रहा सर आपके द्वारा दिया गया पूरा सामान। हमने इसके एनक्लोजर भी बना दिए हैं, और आपके माता पिता के इस चित्र को तो हमने दोबारा प्रिजर्व करवाया है और प्रोटेक्टिव स्प्रे से भी ढका है। लेकिन मुझे माँ के हाथ पर गंदगी सी लग रही है। असंभव, मैंने बेस्ट आर्टिस्ट हायर किए थे। यह गंदगी नहीं है ध्रुव, आपकी माँ के हाथ पर कुछ गुदा है, जिसे आर्टिस्ट ने बारीकी से वैसा की वैसा उतार दिया। ओह कमाल है, देखो तो कमाल है। मैं इतने दिनों तक माँ के साथ रहा पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन पर कुछ नंबर लिखा हुआ था, 2287005721। कमाल है, मैं इतने दिन तक माँ के साथ रहा पर कभी ध्यान नहीं दिया। समय बीतते बीतते माँ की त्वचा भी टैन हो गई थी। मेरे बड़ा होने तक तो यह लिखावट लगभग मिटी गई होगी, शायद इसलिए कभी नज़र नहीं पड़ी। लेकिन यह नंबर है क्या? मुझे नंबर बताओ, मैं गूगल सर्च पर डालकर इस सीक्वेंस को चेक करती हूँ। ओह हेलो मिस शिन, ध्रुव यही है हमारे मेन इन। जानता हूँ, पर मैं इन्हें नताशा के नाम से जानता हूँ। आपने फ़ोन पर भी यही कहा था, यानी आपकी पहचान पुरानी है। फिर यह सब क्यों? मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था। यानी जुपिटर सर्कस का सामान हथियाने की स्कीम पहले ही बन चुकी थी। तुमने विलुप्त कला संग्रहालय तक बना डाला मेरा सामान लेने के लिए। और क्या करती? कबाड़ी बनकर तुम्हारे घर पर आकर आवाज़ लगाती, जुना पुराना सामान ले आओ। यह सब बाद में, समय कम है, हमें जेकब के पीछे जाना है। उस एरिया से एक हेलीकॉप्टर उसी समय उड़ा तो है, हमारे पास उसकी करंट लोकेशन भी है। वह नंबर बताओ। ध्रुव नंबर बोलता गया और ट्विस्टी उसे गूगल पर सर्च करने लगी। गूगल तो नो रिजल्ट दिखा रहा है, कुछ हिंट तक नहीं दिख रहा। नंबर कॉम्बिनेशन तो सही है ना? एकदम सही है। तो ये ज़रूर किसी के पुराने फ़ोन नंबर होंगे। हम चलते हैं, तुम तैयार रहना। हमारा सिग्नल मिलते ही तुम्हें निकल पड़ना होगा। चलो ट्विस्टी, तुम्हारी माँ का राज भी पता करते हैं। ध्रुव के दिमाग में नंबर छप गए थे। उन नंबर का सीक्वेंस मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है, कहाँ? हाँ हाँ शायद, यस वही वही। तो अभी चेक करता हूँ। यह कोड तो सही है, हमारी पुरानी ब्रांच का है, पर ब्रांच तो बंद हो चुकी है। आप यह कि मुझे याद है कि नंबर मैंने बहुत पहले अपनी माँ की चेकबुक के ऊपर देखा था। उस पर बैंक का नाम तो था, पर ब्रांच कौन सी थी यह मुझे पता नहीं। यह कोड जिस ब्रांच का है वो बंद हो चुकी है। उसके चालू अकाउंट्स अलग अलग ब्रांचों में ट्रांसफ़र कर दिए गए और सालों से बंद पड़े अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, और उनके लॉकर्स को यानी इस ब्रांच में बंद हालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उनमें से कोई भी लॉकर्स बैंकों ने जब्त कर लिए हैं, क्योंकि वे सालों से ऑपरेट नहीं हुए। यह नीचे वाला नंबर उन्हीं में से किसी लॉकर का तो नहीं लगता, तो नहीं है, पर एक मिनट, इतनी संख्या के नंबर्स तो फिक्स डिपॉजिट नंबर को दिए जाते थे। और यह रहा, मिल गया। यह नंबर इस फिक्स डिपॉजिट का है, और यह फिक्स डिपॉजिट एक लॉकर लेने के लिए कराई गई थी। और फिक्स डिपॉजिट कराने वाले का नाम क्या है? राधा श्याम। माँ, मैनेजर साहब, क्या मैं उस लॉकर को खोल सकता हूँ? राधा श्याम मेरी माँ थी। आप जानते नहीं, पर शायद मैं जानता हूँ। कहानी तो हर राजनगर वासी जानता है, पर वह लॉकर जब्त हो चुका है। सिर्फ बैंक ही उसे खोल सकता है, या फिर कोर्ट का ऑर्डर, और उसमें तो समय लगेगा। खैर, मैं बाद में फिर आऊँगा। एक मिनट, मैंने तुम्हें यह तो नहीं कहा कि तुम लॉकर में रखा सामान नहीं देख सकते? लॉकर? हाँ, लॉकर नहीं खोल सकते। मैं अभी उस लॉकर का सामान चेक करता हूँ। अब कोई और उस सामान को देख ले तो मैं उन्हें क्या कर सकता हूँ? यह है लॉकर का सामान। मुझे तो लगा था कि सोना चांदी हीरा जवाहरात होगा। ऐसा सामान बैंक में लॉकर कोई रखता है भला? और इस सामान की भला क्या कीमत होगी? इसकी कीमत तुम्हारी जान है, या तुम्हारे पूरी बैंक की जान, या शायद पूरे राजनगर की जान? वो भी शायद कम पड़ेगी। लाओ, दे दो इधर यह सामान। मैनेजर साहब, हमें इस सामान को बचाना है। मुझे इसे अपनी कस्टडी में लेना होगा। ले लो ले लो, ले जाओ। कहाँ फंस गया मैं? ये तो मौत का बड़ा भाई कहाँ से आ गया? मेरी गलती से ज़रूर मेरे पीछे ही होगा। पर अच्छा ही हुआ, मंजिल पर पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था तो भगवान ने एक गाइड भेज दिया। साइमीज को गाइड बनाओगे तो सिर्फ एक ही रास्ते का पता मिलेगा, यमलोक के रास्ते का, यहाँ से सीधा ऊपर। ध्रुव अभी एक कोमा से बाहर आया था और दूसरा कोमा उसके लिए तैयार खड़ा था, और इधर वक्र की स्थिति मजबूत हो रही थी। अब हकीम जी जितनी जल्दी हो सके उसका मास्क उसके चेहरे से अलग कर सके उतना अच्छा। मुझे इनके जाते ही मूवर्स को आज़ाद कराना होगा, और फिर ध्रुव के आने से पहले एक दो हंटर्स को और साफ करके। अरे, यह तो वही कुत्ता है जो तुम्हें पहले यहाँ देख चुका है। ये मटके कुत्ते हैं, हर निवासी की गंध से परिचित है। ये हर अनजान की गंध का पता मटेश को आकर बताते हैं। जानता है क्यों? क्योंकि वही इनके हफ्ते भर का खाना होता है। मैं इनके गले में अटक सकता हूँ, पर मैं इन्हें भूखा भी छोड़ना नाइंसाफ़ी होगा, इसलिए तो इन्हें भोजन देना ही होगा। और तेरे जैसे हष्ट पुष्ट भोजन तो इनके लिए एक क्या 2 हफ्ते तक चलेगा। वैसे परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी, मैं जानता हूँ तुझे। सच पूछो तो एक मुद्दत से मुझे तो उससे मिलने की इच्छा थी, लेकिन ऐसे नहीं। पुराना प्रशंसक है तो मेरा, कभी मेरे लिए काम किया है क्या? किया होगा तो जानता होगा कि मटेश का फरसा जब उठता है तो ज़मीन भी कटने के डर से थर्रा उठती है।
और मठेश का जब खून खौलता है तो हर आदमी ऐसे ही हवा में उड़ते हैं जैसे गर्म पानी का बुलबुले। हाँ, सुना है कि तुझमें एक हाथी जितना बल है। मैं इस वक्त कमज़ोर हूँ और तेरे पास महाकाल का फरसा है, लेकिन फरसे में एक कमी है। उसका सिर्फ 1/20 हिस्सा ही जानलेवा होता है, उसकी धार, बाकी फरसा है बेकार। निहत्थे मठेश पर वो हुए वार ने उसे नीचे ला पटका। मेरे सामने आने के लिए धन्यवाद। हंटर्स के सर्वे सर्वा का मरते ही मेरा आधा काम तो अभी हो जाएगा, वरना यह ऑपरेशन पूरा करने में न जाने कितना वक्त लगता। लेकिन किस्मत उसका पीछा कर रही थी। नहीं, समुराई शॉट। मेरे रहते मठेश की जान जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। राधा, यानी गौरांगी, इतने वर्षों के बाद, पर तू मुझे अपने जानी दुश्मन को क्यों बचा रही है? राधा उफ, गौरांगी मठ तक आ गई है और उसका यह आगमन पहली बार नहीं है। क्यों बचाया उसने मठेश को, और किसके हाथों से? कौन है पत्तों में छिपी हुआ आकृति जो रहस्यमय मूवर पर भी नजर रखे हुए है? क्या मूवर का मास्क उतर पाएगा, और क्या ध्रुव मौत को मात देकर यहाँ तक पहुँच पाएगा? अगले अंक एंड गेम में एक महारोमांचक समापन आपका उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है जितनी बेसब्री से आप उसका क्रमशः। मिलते हैं एंड गेम में। दोस्तों, यह ध्रुव सीरीज़ का लास्ट पार्ट रहेगा, एंड गेम। और यदि अभी तक आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।